जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। एंटरप्रेन्योरशिप का आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13 एंड इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एंड इवैल्यूएटिंग द चैलेंजेस ऑफ ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन को हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो ये कि हम लोग का जिस नेचर का बिज़नेस है, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है, हमने उसको एप्रिशिएट करना है। कुछ बिज़नेस है जो जिसमें चेंजेस जल्दी आती हैं, कुछ बिज़नेस है जिसमें चेंजेस अ, तेज़ी से नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेक्नोलॉजी का बिज़नेस लें, आप फैशन का बिज़नेस लें, उसमें चेंजेस बहुत जल्दी आती हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं जो नेसेसिटीज़ हैं लाइफ़ की, जैसे दाल, चावल, आटा, ये चीज़ें, स्टील हो गया, इसमें चेंजेस बहुत कम आती हैं। तो हमें अपने बिज़नेस के नेचर को रिस्पेक्ट देनी है, उसके ग्रोथ चेंजेस किस बिज़नेस में ज़्यादा है, किस में कम है। ये देखें जी, एक फ़नी वे में बताया गया है। फैशन इंडस्ट्री, इसमें यू नेवर नो आज फैशन क्या है, कल फैशन क्या हो जाए। और कुछ फैशन तो बिल्कुल ही बेतुके होते हैं, जैसे कि ये है, और कुछ फैशन लोगों को क्लिक कर जाते हैं तो फिर वो आगे चलना शुरू हो जाता है। अब आपने ग्रोथ में सबसे पहले अपने जो कोर बिज़नेस की स्ट्रैटेजी है ना, उस पे फ़ोकस रखना है। आपका जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, कोर स्ट्रैटेजी है, जो मेन एडवांटेज है आपको दूसरों से, उससे ना हटें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एडवांटेज है कि आप बेस्ट इंजीनियर्स हैं आपके पास, आप इसकी वजह से अप्लायंसेस अच्छे बनाते हैं इंजीनियर्स की वजह से, तो वो उसी चीज़ में आप रहें। आप ऐसा ना हो कोई और चीज़ बना दें जिसमें इंजीनियर्स की ज़रूरत ना हो, तो फिर आपका कंपैरेटिव एडवांटेज भी लूज़ हो जाएगा। तो स्टिक टू द बेसिक और स्टिक टू योर कोर स्ट्रैटेजी। फिर है जी, प्लान करना है अपना ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए पहले प्लान करना पड़ता है। जिस तरह के हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम बिज़नेस प्लान बनाते हैं, इसी तरह से बिज़नेस में बिज़नेस की ग्रोथ के लिए हमें प्लान में वो मेंशन करना होता है कि अगर हम ग्रोथ की तरफ जाएँगे तो वो ग्रोथ होगी कैसे, किस चीज़ में ग्रोथ होगी, तो पहले से डिसाइड करना होता है हमें। ग्रोथ हम करते क्यों हैं, उसके डिफरेंट रीज़न हैं। एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। इकोनॉमिक स्केल हमें पता है कि जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, आपकी जो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, चीज़ें सस्ती बननी शुरू हो जाती हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स रहती है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम आती है, आप सस्ती चीज़ें बेच सकते हैं। दूसरा आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप है। इकोनॉमिक्स स्कोप ये होता है कि सेम रेंज में जो चीज़ें आएँ वो आप ज़्यादा बनाएं, उस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा बनाएं। फॉर एग्जांपल हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो वो आप उस कैटेगरी की सब चीज़ें बनाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वो चीज़ें बनाने में ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉस्मेटिक्स की लाइन में हैं, तो उसी में कोई आप चीज़ ऐड कर दें तो आपके लोग वही रहते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस वही रहती है, मार्केटिंग टीम वही रहती है, फाइनेंस वाले वही रहते हैं, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। इसमें आप ज़्यादा एफिशिएंसी रहती है आपकी। फिर आप मार्केट के लीडर बनना चाहते हैं, आप सर्वाइव करना चाहते हैं, पावर इन्फ्लुएंस होना करना चाहते हैं, आप सर्वाइवर के लिए, कंपटीशन में रहने के लिए, उसके लिए आपकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहते हैं आपके जो की कस्टमर्स हैं वो लूज़ ना हो जाएँ, जो की कस्टमर हैं आपके, जो ब्रांड लॉयल हैं, वो चाहते हैं कि इस ब्रांड में और चीज़ें बने, इस वजह से आपको ग्रो करना पड़ता है। फिर जो एम्प्लॉई है उनको रिटेन करने के लिए, न्यू एम्प्लॉई को अट्रैक्ट करने के लिए, जो जब भी अच्छी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन आती है तो सब लोग बेस्ट टैलेंट उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये ग्रोथ का एक रीज़न होता है। अब जब आपने ग्रोथ की तरफ जाना है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और उन स्टेजेस की डिफरेंट आपकी स्ट्रेटजीज होती है। जो हमने डिस्कस किया है, बिजनेस लाइफ साइकिल, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो डिस्कस करते हैं। नंबर वन है जी आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी है, सेगमेंट के हिसाब से है, सही लोकेशन पे है, प्राइस स्ट्रेटजी ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह ठीक है। और एक चीज़ आपने लॉन्च की, ज़्यादा चीज़ें लॉन्च नहीं की है, एक दो तीन चीज़ें लॉन्च की, ज़्यादा आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करने यहाँ पे। पहले आपने देखना है कि आपने जो सर्वे किया है कस्टमर से, वो
वो चीज़ आप पे लॉन्च करनी है, वो चलती है या नहीं, या कितनी हद तक चलती है। अगर तो वो चलनी शुरू हो जाए, ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बहुत अच्छी एक लाइन लिखी गई है, द फाउंडर मस्ट वर्क ऑन द बिजनेस rather देन इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस के अंदर काम नहीं करना आपने कि ये बेच दो, ये चीज़ें बेच दो, ये भी निकाल दो। मतलब यू नीड टू वर्क ऑन द बिजनेस। ऑन द बिजनेस मीन बिजनेस की फाउंडेशन पे आपने काम करना है कि बिजनेस की कोर स्ट्रेटजीज ठीक रहे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक रहे, एम्प्लॉय ठीक काम करते रहें, कस्टमर से इसमें आप फीडबैक लेते रहते हैं, पॉलिसी आप बनाते रहते हैं कि क्या चीज़ ठीक थी, क्या चीज़ ठीक नहीं थी। कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में जो चीज़ ठीक नहीं थी आप उसको रिमूव करते जाते हैं, कुछ माइनर से चेंजेस लेके आते रहते हैं कस्टमर के नीड के हिसाब से और जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है उसमें। फिर जब अच्छी आपकी ग्रोथ हो जाए, आप मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है, करते हैं कि अब मैंने क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे होते हैं मैक्सिमम शेयर ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे आप डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों से पार्टनरशिप कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, लाइसेंसिंग लोगों को दे रहे होते हैं ताकि आपकी ज़्यादा ब्रांचेस ओपन हो जाए, ज़्यादा और ऑडियंस तक आप पहुँच जाएँ, क्योंकि लोगों को आपकी चीज़ पसंद आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आपको ये भी सोचना स्टार्ट कर देना होता है कि नेक्स्ट मैं ग्रोथ में चेंजेस क्या लेके आऊँ। हर बिजनेस आपका डिक्लाइन पे नहीं जाता है, और अगर चला जाए तो उसमें फिर आपको सोचना पड़ता है कि क्या क्या इसमें चेंजेस लेके आने चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल टर्न अराउंड कर देते हैं बिजनेस को, बिल्कुल चेंज डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं, चीज़ बिल्कुल चेंज कर देते हैं। कुछ लोग एग्जिस्टिंग में चेंज लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है लाइफ बॉय। हमें पता है कि बहुत अच्छा है, ज़माने में उसकी मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर था उसका, फिर डिक्लाइन आ गया, बाकी सोप आ गए मार्केट में। तो इसने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की, इसने एक तो अपना पैकिंग चेंज की, क्वालिटी चेंज की, अपनी एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, ये सब चेंज किया, कस्टमर के माइंड में जो इमेज था वो अपडेट किया, रीपोजिशनिंग की, प्लस आपकी जो इसकी जो प्रोडक्ट लाइन थी उसमें चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी इन्होंने। रूह अफ़ज़ा में एज सच तो डिक्लाइन नहीं आया, लेकिन जब ये न्यू ड्रिंक्स आना शुरू हो गए थे मार्केट में तो उसकी सेल्स कम होना शुरू हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैकिंग वगैरह चेंज नहीं की, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हैं कस्टमर के माइंड में कि हम लोग ऐसा ड्रिंक है जो हेल्दी है, जो आजकल के ड्रिंक से ज़्यादा हेल्दी है, लोकल ब्रांड है, डोमेस्टिक ब्रांड है, और इसको ना सिर्फ आप ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं बल्कि वैसे भी इसको डिफरेंट चीज़ों में, आइसक्रीम में डाल के यूज़ कर सकते हैं। चैलेंजेस और क्या है इसके अलावा, आपके मैनेजरियल कैपेसिटी प्रॉब्लम है और डे टू डे चैलेंजेस हैं फर्म के। जो मैनेजरियल कैपेसिटी है वो है जी आपका चीज़ों को फोरसीन करना और इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को। मतलब आप एक शॉप चला रहे हैं, एक बिजनेस है आपका फास्ट फूड का, अब आपने देखने के और लोगों की डिमांड क्या हो सकती है, लोग क्या चाह रहे हैं, वो समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये मैनेजरियल कैपेसिटी में आता है। आपकी मैनेजरियल कैपेसिटी है या नहीं। अगर आपकी मैनेजमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इन चीज़ों को समझें तो आपकी ग्रोथ में ये एक हर्डल है। अब मैनेजरियल कैपेसिटी में आता है जी आपका एडमिन फ्रेमवर्क। इसमें दो चीज़ें हैं आपके, एंटरप्रेन्योरियल सर्विस और मैनेजरियल सर्विस। एंटरप्रेन्योरियल सर्विस है कि न्यू मार्केट को समझना कि मार्केट में क्या चेंज आ सकती है, और मैनेजरियल सर्विस का मतलब है कि उसको फंक्शन में लेके आना, उसको एग्जीक्यूट करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। उसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अच्छा, इसमें अब ये आपके ये एडमिन फ्रेमवर्क के लिए आपकी एक तो सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी एडवर्स सिलेक्शन है तो इसका मतलब है कि आपने एम्प्लॉय ठीक हायर नहीं किया, उसको ठीक पोजीशन नहीं दी, उनका सुपरवाइजर ठीक नहीं था, ठीक जगह पे आपने उनको फिक्स नहीं किया। मॉरल हैज़र्ड का मतलब ये है कि आपका जो स्टाफ है उनका पैशन वैसा नहीं है जैसे आपका है। तो अगर आपके एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट हैं, वो पैशन नहीं है, फिर वो ग्रोथ की तरफ इतना नहीं जाएंगे। यहाँ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि वी ऑल लव फ्राइज, राइट। फ्राइज बहुत से लोगों को पसंद है, और डिफरेंट सॉस के साथ, डिफरेंट केचप के साथ हम लोग खाते हैं। अब अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट का मैनेजर, फाउंडर या वर्कर फोर्स इन करता है, समझता है कि मैं कि ऐसा पैकेज बनाऊं कि लोगों को डिफरेंट सॉस यूज़ करने की जरूरत ना हो, पैकेज में ही हो, जैसे कि ये लोडेड फ्राइज, लोडेड कबाब फ्राइज भी आ गए।
अब इन्होंने सोचा कि एक पैकेज में ही उसको कन्वर्ट कर दें। अब आपका शेफ अगर ये चीज़ें नहीं समझ पाएगा, जिसने ये चीज़ें बनानी है, तो अगेन चीज़ बनेगी नहीं, ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे आप। तो और लोग जो बनाता है आपका शेफ, उसमें भी इतना पैशन होना चाहिए कि वो समझे कि बॉस क्या चाहता है या कस्टमर क्या चाहता है, मैं वैसी चीज़ बनाऊँ हर दफ़ा। देखिए इस बेसिक मॉडल में आपको समझ आएगा जो मैं यहाँ एक कंप्लीट है। एंटरप्रेन्योरियल सर्विस, न्यू मार्केट को आइडेंटिफाई किया, उनकी नीड को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैनेजरियल सर्विस और फिर आपकी फर्म की ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ जब करने में ये डिपेंड करता है जी, जो आपके वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, क्या वो सोशलाइजिंग करते हैं, क्या वो मोटिवेशन का लेवल हाई है, सिलेक्शन उनकी ठीक है, मॉरल हैजर्ड है तो नहीं है, पैशन उनका वही है, ये सब चीज़ें होंगी तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा, फिर आपका अल्टीमेटली फर्म की ग्रोथ होगी। इसके अलावा डे टू डे चैलेंजेस क्या हैं, आपको कैश फ्लो की ज़रूरत रहती है, यू नीड टू हैव अ सेपरेट कैश टू कवर योर एक्सपेंसेस। प्राइस स्टेबिलिटी की ज़रूरत रहती है, इन्फ्लेशन हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको प्राइस स्टेबल रखनी होती है। क्वालिटी कंट्रोल रहे, क्वालिटी हमेशा अच्छी रही बल्कि उससे बेटर रहे, क्योंकि जब भी कभी आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो, कस्टमर फ़ौरन पिक्चर लेके फेसबुक पे पोस्ट कर देता है और आपके बिज़नेस की ऐसी तैसी हो जाती है। फिर आपका कैपिटल है जी, कैपिटल रहे हमेशा रहे, आपने कोई मशीनरी परचेज़ करनी है, कोई और चीज़ एक्सपेंशन करनी है बिज़नेस के लिए, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत रहती है। और इसके अलावा जी मैंने ये एक लिंक लगाया है यूट्यूब का, बिज़नेस जो ग्रोथ है उसमें और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आप देखें और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टिल देन दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, और नेक्स्ट लेक्चर पे दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 10, और इसमें है जी कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा बिज़नेस के लिए, या बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत है किसी भी स्टेज पे, तो वो कहाँ से फंडिंग होगी, फंडिंग या फाइनेंसिंग। तो चैप्टर है जी 10। और हम लोग के बिज़नेस में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब आपको बिज़नेस में पैसे की ज़रूरत होती है, या तो पैसा होता ही नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, आइडिया होता है, या बिज़नेस चल रहा होता है फिर भी आपको कभी ना कभी कैपिटल रेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। 3 बेसिक रीज़न हैं जिस जिसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, और वो है जी आपका नंबर 1 कैश फ्लो चैलेंजेस। कैश फ्लो है जी कि आपके जो डेली के या मंथली के जो एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए तनख्वाह देनी है आपने अपने एम्प्लॉय को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, एडवर्टीजमेंट करनी किसी चीज़ की ताकि आपकी सेल्स हो जाए। तो ये एक्सपेंस कवर करने के लिए आपको कैश फ्लो चैलेंजेस का सामना होता है। फिर है जी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपने बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर कोई चीज़ एसिड परचेज़ करना है, उसके लिए पैसे चाहिए आपको। फिर आपका है जी लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, जिसमें आपकी चीज़ बन चुकी होती है लेकिन फ्यूचर में आप इनोवेशन की तरफ जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ लॉन्च करूँगा, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। और इसको कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए ताकि फ्यूचर में हम और बेटर वर्जन किसी चीज़ का लेके आ सकें या सस्ती बना सकें कोई चीज़। तो अब पैसा आएगा कहाँ से, उसके सोर्सेज क्या है, क्या वेज हैं। हम लोग के पास पर्सनल फंडिंग है, हम लोग के पास इक्विटी कैपिटल है, हम लोग के पास डेट फाइनेंसिंग है, और क्रिएटिव सोर्सेज है। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जी आपका पर्सनल फंडिंग। पर्सनल फंडिंग में जी आपका खुद का पैसा, आपका खुद का पैसा है जी, आपका जो सेविंग किया हुआ है, या आपने किसी अपने फ्रेंड से फैमिली से ले सकते हैं, मतलब खुद का पैसा। तो स्वेट इक्विटी भी कहते हैं, खून पसीने की कमाई। इसमें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आते हैं, आप पैसा ले सकते हैं अपने वालिद साहब से, अपने फ्रेंड से, तो वो पर्सनल फंडिंग में ही कंसिडर होता है, क्योंकि आप इनको कभी भी पैसा वापस कर सकते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जिससे भी पैसा ले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से, उनको भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी जाए, बताएं कि बिजनेस प्लान क्या है और कब तक पैसे वापस, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंट हो आप पे। अब आप ये सोचें, आपकी क्लास में ऐसा कौन सा फ्रेंड है आपका जो आपको पैसे दे सकता है, अगर आपको 10 लाख दे सकता है अगर आप उससे मांगे बिजनेस के लिए। और ऑन दी अदर हैंड ये सोचें कि आपके पास 10 लाख हैं, तो क्लास में से आप किसको पैसे दे सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिस पे आपको कॉन्फिडेंट भी हो और ये पता हो कि धोखा नहीं देगा और बिजनेस चलाएगा तो कामयाब होगा उसका।
फिर पर्सनल फंडिंग में ही बूट स्ट्रैपिंग आती है। बूट स्ट्रैपिंग भी आपका, ये देखिए ये बूट बना हुआ है, ये उसके स्ट्रैप हैं, ये स्ट्रैप की वजह से बूट में ग्रिप मिल जाती है। इस तरह से बिजनेस में भी अपने आप ग्रिप लेके आते हैं ताकि जो खर्चे हैं वो कम हो जाए, आपकी सेविंग है वो ज़्यादा हो जाए। अब किस तरह से आप ये कर सकते हैं बिजनेस में बूट स्ट्रैपिंग। आप सेकेंड हैंड इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं, आप इंटर्नी हायर कर सकते हैं, लीजिंग पे सामान ले सकते हैं, कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हैं डिस्काउंट दे के, ताकि आपके पास पैसा आ जाए और पैसा किसी और चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकें। अपने पर्सनल एक्सपेंसेस आप कम कर सकते हैं। ईबे पे चीज़ें आप लेके ऑफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो वो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। कभी आपने देखोगे कि दुकान के बाहर वो शॉर्ट में वगैरह लगाया लगाया होता है किसी ने, तो वो एक एक्स्ट्रा जगह होती है, वो जगह शेयर कर रहे होते हैं। तो ये एग्जांपल है बूटस्ट्रैपिंग। आप ये सोचें कि आपकी यूनिवर्सिटी बूटस्ट्रैपिंग किस तरह से करती है, किस तरह से पैसे सेव करती है एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। अब हमें अगर डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, उसका वे क्या है कि सबसे पहले सोचें आपको पैसा चाहिए कितना है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए। फिर जब आपको ये आइडिया हो कितना चाहिए, फिर ये फाइंड आउट करना है कि ये प्रोवाइड कौन करता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या जितना भी पैसा चाहिए आपको कौन सी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन 1 लाख देते हैं, कुछ 10 लाख देते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट कम चार्ज करते हैं, कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं, कुछ डेट फाइनेंसिंग करते हैं, कुछ इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, स्टॉक की ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 3 पे है कि आपने स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको प्रेजेंटेशन और फॉर्म कैसे सबमिट करवाने हैं। ये है जी 2 बेसिक फॉर्म ऑफ जिससे आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। एक है जी आपका इक्विटी फंडिंग, एक है जी आपका डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगा कि फंडिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस क्या है। 2 डिफरेंट चीज़ें। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में आप ओनरशिप एक्सचेंज करते हैं, मतलब जिस स्टॉक है जिसने परचेज किया आपके बिजनेस में, वो आप उस अमाउंट का आपके बिजनेस में ओनर बन जाता है। और डेट फाइनेंसिंग में जस्ट लोन, आपने जितना लोन लिया है बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, वो आपने उतना वापस करना होता है विद परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। फिर जी एलिवेटर स्पीच। जब भी आपने किसी को प्रेजेंट करना है अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया लोन के लिए, तो आप एक एलिवेटर स्पीच प्रेजेंट करते हैं। बस 2-3 मिनट की होती है, शायद उससे भी, कभी कभी उससे भी कम होती है, डिपेंडिंग ऑन योर आइडिया। वो आप प्रेजेंट करते हैं और इसमें ये समझ आ जाता है कि आपका आइडिया क्या है, आपकी जो मार्केट की नीड है वो कैसे फुलफिल होगी, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया, यहाँ पे 60 सेकेंड्स बताए गए हैं। आप बताते हैं जी कि क्या अपॉर्चुनिटी है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसको कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं है लेकिन ये मैंने ढूंढ के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप, किसी ने एलिवेटर स्पीच प्रेजेंट करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को, वो कहता है जी हाय दिस इज तैयब, आई एम a social media manager for business owner who want to grow their following and engagement on Instagram and Facebook while having more time to focus on their work with the clients। ठीक है जी, समझ आती है कि आप एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का है ऑन सोशल मीडिया, उन लोगों के लिए जो बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और आप कैसे इसको, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया मैनेजर का। और ये मैंने यूट्यूब का लिंक दिया है, इसमें और भी एलिवेटर स्पीच एग्जांपल्स है, ये आप लाजमी देखिएगा। और इक्विटी फंडिंग की और कौन सी सोर्स है, आपका वेंचर कैपिटल, आपका बिजनेस एंजल, और आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बिजनेस एंजल में वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे लोग जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होता है, जिनके पास पैसे भी होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो आपके बिजनेस को समझते भी हैं क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर रह चुके होते हैं। तो वो ढूंढ रहे होते हैं कि अपना पैसा, जो फालतू पैसा, कहीं इन्वेस्ट कर दें या किसी की हेल्प कर दें। फिर ऑफ कोर्स वो या तो आपसे ऑनरशिप चार्ज करते हैं, या तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या बहुत बहुत कम चार्ज करते हैं, या डिपेंडिंग ऑन ये बिजनेस एंजल किस टाइप का, इसके नेचर क्या है। बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना, ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके आसपास भी अक्सर आपको लोग मिल जाते हैं, पता नहीं होता। अगर आप गूगल पे जाएं आपको मिल जाएंगे बहुत से पाकिस्तानी, दुनिया में भी और भी मिल जाएंगे। और जैसे मियां मंशा हो गया, मलिक रियाज हो गया, ये तो बहुत ही ऊंचे लेवल की गेम है, लेकिन अपने आसपास देखिए आम लोग भी होते हैं
छोटी दुकान छोटे लेवल पे जो बिजनेस है वो भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फिर है जी आपका वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटल ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में। ये ढूंढ रहे होते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडिया है, उनके आइडिया में फंडिंग करते हैं, फिर आपको ये पार्टनरशिप ऑफर करते हैं कि इतने परसेंट उनका प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट आपका प्रॉफिट होगा, वो आपको हेल्प करेंगे इस्टेब्लिश करने में बिजनेस। तो ये बहुत आजकल इन है, सेफ साइड है। कुछ एक्सपेंसिव है लेकिन सेफ साइड है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। और ये आगे से फंडिंग करवाते हैं, फंडिंग आपके लेके आते हैं बैंक से। एंजल बिजनेस एंजल्स को भी ये लोग ढूंढते हैं और ये आपकी हेल्प भी करते हैं बिजनेस चलाने में, मार्क टारगेट ऑडियंस में को एडवर्टीजमेंट करने में। तो ए टू सी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और इस वेंचर कैपिटलिस्ट डिफरेंट स्टेजेस भी होती हैं। कुछ स्टार्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं जी आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग से ज़ीरो से आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे प्लान 9 है, आपका लम्स वाले हैं, आपका NIC वाले हैं, वी केयर पाकिस्तान है, ये फॉर वुमेन है, डॉट ज़ीरो, इन्वेस्ट टू इनोवेट तख्लीक वाले, ये काफ़ी नए आजकल इनका प्रोग्राम भी आया हुआ था। फिर अगर आपने और डिफरेंस ढूंढना है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंजल एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, तो ये यूट्यूब का लिंक है, आप यहाँ जाएँ, आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी। फिर है जी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको IPO कहते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक लिस्ट करती है उसको IPO कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। और इसमें शेयर्स इशू किए जाते हैं। और इसके रीज़न क्या है, क्यों आप इससे फंडें इकट्ठी करते हैं? बिकॉज ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको इक्विटी रेज करना इजी है अपने कैपिटल अपने बिजनेस के लिए। बिकॉज इसमें आम बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है और कम लेवल पे भी कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता है, इससे सबका इंटरेस्ट भी रहता है। और नंबर 2 रीज़न है क्या, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पब्लिक में चली जाती है तो पब्लिक का कॉन्फिडेंट होता है कि फेक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देन नंबर 3 रीज़न है कि लिक्विड फॉर्म है, इसमें आप इस शेयर्स को बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म है, इस वजह से इसको ऑफर करते हैं। फिर थर्ड फॉर्म है कि अगर आपने बिजनेस को बेचना है या बिजनेस को परचेज करना है तो आपके पास अगर स्टॉक में है तो इजीली परचेज या बेच सकते हैं अपने बिजनेस को। कमर्शियल बैंक है, अगेन सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग। commercial bank is the one of the oldest form of source in getting the finance funding, sorry financing। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ये गारंटी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, प्लेज करवानी पड़ती हैं चीज़ें, तो इसका प्रॉपर ऑडिट होता है, तो यही इसका डिसएडवांटेज है। फिर अदर सोर्स में आता है जी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्कस कर चुके हैं। और क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में भी आपको अच्छी लिमिट मिल जाती है, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड विद इन स्पेसिफिक डेज इसको वापस करना होता है पैसे, वरना आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है और आपकी क्रेडिट लिमिट भी इंक्रीज़ नहीं होती। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे 5000 पाउंड्स का क्रेडिट कार्ड ऑफर हुआ था और मैंने वैसे से स्टॉक परचेज करता था और विद इन 40 डेज हमेशा पैसे वापस किए हैं, तो क्रेडिट लिमिट हमेशा इंक्रीज़ होती गई, तो मेरी 11,000 पाउंड तक पहुंच गई थी। फिर आपके पास एक ऑप्शन है पीयर टू पीयर लेंडिंग नेटवर्क है, ऐसे प्राइवेट वेबसाइट बनी होती है जहाँ पे लोग आते हैं, वो ऑफर देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई लेना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और जिसको पैसे चाहिए वो कांटेक्ट करता है। रिस्की है क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे फेक बंदा है या बंदा ठीक है। और जैसे OLX है, इसमें बायर और सेलर मिल जाते हैं आपस में, ये है पाकिस्तान में भी होता है, वर्ल्ड वाइड ज़्यादा है। फिर आपके अदर क्रिएटिव सोर्सेज हैं जिसमें लीजिंग है, लीजिंग पे आप चीज़ें कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस इनोवेशन ग्रांट है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ग्रांट प्रोग्राम है, मतलब आपका जैसे कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम है। और आपका जो डिजी स्किल्स वाले हैं, ये ई रोज़गार वाले हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं बिजनेस स्मॉल बिजनेस को कोर्सेज सीखने में, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में।
और तख्लीक वाले हैं वो आपको देते हैं 1 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं। वो उनका मकसद होता है कि जैसे उनका मकसद होता है कि जब उनके बिजनेस में आईटी की कमी हो जाए तो वो क्राउड के पास जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, जिसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग। क्राउड के पास जाते हैं। एक होता है आउटसोर्सिंग, एक होता है क्राउड सोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में हमें पता है कि हमने इस बंदे से चीज़ें परचेज करनी है, इस बंदे को ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन क्राउड सोर्सिंग में हमें नहीं पता कहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा। पब्लिक के पास जाते हैं, या तो उनसे आइडिया परचेज कर लेते हैं या उनको पार्टनर बना लेते हैं, या उन्हीं का बिजनेस रहता है, आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं और उस पर पार्टनरशिप बना लेते हैं। ये इससे एक्सप्लेनेशन की गई है। और बस दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आप लोगों ने ये करना है कि मैं आप लोगों को एक और ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि TEDx क्या है। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पैसा कहाँ से आप लेके आ सकते हैं। ये लड़का है, इसने पैसा की स्ट्रेटजी बताई है कि पैसा कहाँ से आ सकता है और क्या इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो ATP का टॉपिक है वो ई बिज़नेस पे है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस पे है। ई बिज़नेस क्या होता है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं, वो सब हमने आज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ई बिज़नेस क्या होता है। ई बिज़नेस, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। ये जो हम ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग का, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसको हम ई बिज़नेस कहते हैं। अब ई बिज़नेस की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग के कुछ स्टेप्स हैं जो अगर हों तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ई बिज़नेस के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सबसे पहले तो आपका है जी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होती है जी? सप्लाई चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ बनने से लेके कस्टमर तक जब पहुंचती है, उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। और इसमें जो सप्लाई चेन का नेटवर्क होता है जिसमें आपके सप्लायर्स होते हैं, आपके बायर्स होते हैं कंपनी के, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इन सब का नेटवर्क बना होता है। तो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग से आप होलसेल से परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बेचते हैं आके, सबका एक नेटवर्क होता है सप्लाई चेन का। तो आपस में इनकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि किसकी क्या डिमांड है और किस टाइम मैंने क्या सामान देना है। अब इसमें देखिए क्या-क्या चीज़ें फ्लो करती है। इसमें मटेरियल फ्लो भी होता है, प्लस इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो भी है, इसमें फाइनेंशियल फ्लो भी है। मटेरियल फ्लो तो वो जो कस्टमर ने चीज़ ऑर्डर की, जो चीज़ आप बना रहे हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो भी होता है जी कि लेट्स से ईद आ गई है। अब ईद पे लेट्स से मिठाइयाँ बहुत बिकती है। तो आप अगर मिठाई परचेज़ करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ईद आने वाली है तो ये इतनी मिठाइयाँ हमने बनानी है। या कोई चीज़ आप बनाते हैं और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, बिक जाती है, तो आपके सप्लायर को ये इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच जानी चाहिए कि हम लोग का सामान शॉर्ट है, हमें ये पहुंचा दो। फिर आपका फाइनेंशियल फ्लो है। फाइनेंशियल फ्लो में भी आपके पैसे कैसे पे करने हैं, क्रेडिट पे, उधार पे या कैश, और कितना इजी है आपके लिए पे करना, कंपनी के लिए पे करना सप्लायर्स को, और कस्टमर को पे करना कंपनी को। तो ये सब होल प्रोसेस सप्लाई चेन में आता है। ये देखें जी, ये सप्लाई चेन की एक फुल डायग्राम यहाँ पे मेंशन है। चीज़ें सप्लायर के पास, सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, और फिर दोबारा डिमांड जाती है आगे। और देखिए हर स्टेप में, एक स्टेप में जो चीज़ पहुंच रही है, किस तरह पहुंचती है, कितना एफिशिएंटली पहुंचती है, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक। अच्छा जी, फिर जी आपके पास ERP। ERP अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी इफ यू वांट टू डेवलप ई बिजनेस। ई बिजनेस नहीं भी करना तब भी आपकी सप्लाई चेन और ERP इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ई बिजनेस आपने करना है तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो ई बिजनेस करने पे आपको आसानी होगी। आपके पास रिकॉर्ड होगा सर कस्टमर का, एक क्लिक क्लिक पे हर चीज़ हो जाएगी। तो ERP क्या चाहिए? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शन है वो अंडर वन रूफ आ जाते हैं। आपको हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन नहीं बनाने पड़ते। फॉर एग्जांपल, आपने कभी नोट किया कि अगर आप किसी शॉप पे जाएं, आप कोई चीज़ परचेज करते हैं ग्रोसरी स्टोर पे, तो वो जो स्कैन करते हैं और फिर आपको आपका बिल जनरेट होता है। वो जो स्कैन करते हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें बनती है? आपका बिल स्कैन हो गया, आपका बिल बन गया, क्या क्या आइटम्स थी, कितने बजे आपने क्या चीज़ परचेज की, उसके बाद बैक एंड पे
ये चीज़ें जाती हैं कि कौन कौन सी चीज़ बिक गई, कौन सी चीज़ शॉर्ट है, कौन सी चीज़ किस टाइम पे बिक रही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन सी चीज़ कम बिकती है। आपके सप्लायर्स को मैसेज आता है, आपके लिए रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है किसने क्या चीज़ परचेज की। इन फ्यूचर फिर आप उनको ऑफर देते हैं। तो ये सब ERP में आता है। तो ERP इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इससे आपका टाइम सेव हो जाता है, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बैक एंड पे आगे आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ये बनाने में भी आसानी हो जाती है, रिकॉर्ड मेंटेन करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देखिए जी ERP आपके फाइनेंस के लिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, परचेज, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्लिक पे हर चीज़ बनती जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाता है कि आपका सामान कब आएगा, आपने कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन किस टाइम पे सामान परचेज करता है। तो ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन हो जाता है। अब सप्लाई चेन की वजह से और ERP की वजह से आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें क्या जी, आप डायरेक्ट मेल करते हैं कस्टमर को, मेल्स जो हमें आती है, टेली मार्केटिंग करते हैं, टेलीफोन से करते हैं, ट्रैकिंग प्रोग्राम। ERP की वजह से ट्रैकिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जांपल कभी आपने नोट किया हो कि आपने किसी से कोई चीज़ परचेज की हो, लेट्स से हम कार की ट्यूनिंग की बात करते हैं। जब हम कार की ट्यूनिंग करवाते हैं तो अक्सर आपकी रीडिंग नोट करते हैं वो लोग, और उसके बाद पूछते हैं जी आप दिन में कितने माइलेज यूज़ करते हैं। तो वो ERP में फिर आपका सिस्टम में अपडेट हो जाता है। उसका ये फ़ायदा होता है कि हम ट्रैक करते रहते हैं कि कस्टमर इतने दिन गुजर गए, अब उसकी ड्यू डेट आ चुकी है कार की ट्यूनिंग की। तो फिर उनको मैसेज चला जाता है कि आपकी जो है ना वो आप कार ट्यूनिंग करवाने की डेट पास है। फिर से मार्केटिंग कंपेन करना इजी होता है। वन टू वन सोल्यूशन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अक्सर देखते होंगे ये रिलेशनशिप मैनेजर्स बने होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। अच्छा जी, फिर है जी आपके ई बिजनेस में इंटरनेट। इंटरनेट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आपकी वेबसाइट स्टैब्लिश कैसे होती है, वो डिस्कस करते हैं। इंटरनेट के एडवांटेजेस से मैंने एक ये वीडियो लिंक लगाई, यहाँ पे आप देखिएगा। ज़ाहिर है इंटरनेट के बहुत से एडवांटेजेस है। कस्टमर के लिए इजी होता है चीज़ों ऑर्डर प्लेस करना, और कंपनी को एक्सेस करना उन कस्टमर्स को जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते या बिजी। आजकल देखिए कोरोना वायरस है या कुछ भी ऐसा हो जाए तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत हेल्पफुल रहता है। ऑनलाइन बिजनेस में आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं जो जिनको एडवर्टीजमेंट करनी हो आपने। जैसे यंगस्टर सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, तो बजाय उसके कि आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट करनी है, सोशल मीडिया पर कर दें आप। जी, इंटरनेट प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम में कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1 है जी कि आपने डोमेन नेम लेना है जी। मतलब आपकी जो वेबसाइट है, आपने वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट के लिए उसका नाम आपने डिसाइड करना है। नाम डिसाइड करने के बाद उसका उसकी डोमेन, मतलब आपने उसका एक नाम डिसाइड कर लिया। जैसे जी OLX है, नाम डिसाइड हो गया। और फिर आपने उसकी एक्सटेंशन ऑब्टेन करनी है जी, जिसमें .com है। .com स्टैंड फॉर कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशन, .edu एजुकेशनल है, आपकी GOV है जी, आपकी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है। पहले आपने ये मेंटेन करना है। और डोमेन नेम होता है जी आपका, हर हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, एक एड्रेस होता है, IP एड्रेस। ज़ाहिर है आप जब वेबसाइट बनाते हैं वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उसको कहीं पे अपलोड ना किया जाए। और URL होता है जी एक स्पेसिफिक एड्रेस, जो ये जिस जिस कंज्यूमर को तो नजर आएगा कि उस कंपनी का नाम क्या है और .com .org वगैरह। लेकिन बैक एंड पे आपका डोमेन नेम होता है, बैक एंड पे IP एड्रेस होता है, और उस पे सब फंक्शन अपलोड हो रहे होते हैं। अब उसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए जो आपके डोमेन नेम को होस्ट कर सके। डोमेन नेम बनाने अब आपने होस्टिंग करनी है, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू आपने उसको लॉन्च करवाना है इंटरनेट पे। तो आपके जो ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, वहाँ पर जाके आपको IP एड्रेस मिलता है और वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल हो जाए, ऑफिशियली लॉन्च हो जाए। फिर जी क्या कौन कौन से हम्म, ये
यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी ऑनलाइन में सिक्योरिटी रहे, क्योंकि बहुत से हैकर्स होते हैं, कस्टमर का डाटा लीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल जैसे जूम का चल रहा है जी कि जूम हैकर्स बहुत आ गए हैं, यूट्यूब चैनल्स पे बहुत से हैकर्स आ गए हैं। हैकर्स ये करते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते हैं, उनके चैनल पे कमेंट करते हैं जिनके लाइक्स और जिनके सब्सक्राइबर कम होते हैं, लेस देन 1000, उनको कमेंट करते हैं और उनको कहते हैं जी मैं आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकता हूँ, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जब वो क्लिक करते हैं तो उनका अकाउंट हैक हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपने अगर ई बिजनेस करना है तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो। फिर जी आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटिंग बहुत आजकल इन है, बहुत से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, फेसबुक मार्केटिंग पे करवाए जा रहे हैं, बहुत सी कंपनीज भी हैं इस पे काम कर रही हैं। आप सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हैं, मतलब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जी। आप गूगल पे हम जो कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो हम जब सर्च करते हैं हमारी चीज़ को टॉप पे लेके आना, मतलब हम सर्च करते हैं कि पाकिस्तान मैच, ठीक है, तो हम जब पाकिस्तान लिखते हैं तो उसके साथ वो लिखा आ जाता है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कौन सी चीज़ें ज़्यादा सर्च की जाती हैं, कौन सी चीज़ें ऊपर लेके जानी है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होती है। फिर बैनर्स ऐड है जी। आप ये कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे अपने बैनर्स लगा दें, वहाँ पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर दें, आपको ऑफ कोर्स पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका लिंक ओपन हो जाता है। यूट्यूब में अपना चैनल बना सकते हैं। ऑप्ट इन का मतलब है जो लोग सब्सक्राइब करते हैं आपको ईमेल, आप उनको ऑटोमेटिक ईमेल भेजते हैं, उसको कहते हैं ऑप्ट इन। फिर जी एफिलिएटेड प्रोग्राम, एफिलिएटेड प्रोग्राम होते हैं कि आप बाकी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। जब वो चीज़ें बेचते हैं तो उन्हें कमीशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, जैसे कि अमेज़ोन ने किया हुआ है। अमेज़ोन की अगर आप चीज़ें बेचें तो आपको कमीशन मिलता है, मतलब एफिलिएशन कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से। वायरल मार्केटिंग भी कर लेते हैं लोग, टिकटॉक के थ्रू बन कर सकते हैं। टिकटॉक एक लोग बहुत फजूल कामों के लिए उसको यूज़ करते हैं, लेकिन टिकटॉक में अगर कोई सोचे, अगर आपने सिर्फ अकाउंट बनाया हो अपनी प्रमोशन के लिए, फ़नी वीडियोस भी बन रही हो और उस फ़नी वीडियोस में आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही हो, जस्ट इमेजिन कितना यूज़फुल रहेगा। इस तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी टूल्स हैं आप सब यूज़ कर सकते हैं। वायरल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग भी एक स्टेप है जी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग वायरल मार्केटिंग में बजिंग करते हैं, कोई गुरिल्ला मार्केटिंग करते हैं, वो यूनिक क्रिएटिव चीज़ करने की कोशिश करते हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि कहते हैं जी, लेट्स से अगर आपने आईफोन की प्रमोशन करनी है किसी ने, तो उसमें वो कहते हैं जी कि ये आईफोन है, एक छोटा सा क्लिप बना दे, ये आईफोन है, जो लास्ट में कमेंट करेगा 5 लोगों से शेयर कर देगा तो उसको वो कुरानदाजी में शामिल हो जाएगा और उसकी फिर जो जीतेगा उसको आईफोन मिलेगा। तो दिस इज वायरल मार्केटिंग, वायरल हो जाती है चीज़ें। अच्छा, ये कौन कौन से प्रॉब्लम है। नंबर वन जी, आपको डोमेन नेम नहीं मिलता। आप जो नाम चाहते हैं वो अक्सर ऑक्यूपाइड हो चुका होता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि सिर्फ वेबसाइट का नाम परचेज कर लेते हैं, डोमेन नेम परचेज करते हैं, उसमें कुछ भी अपलोड नहीं करते। वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि उनको लगता है फ्यूचर में ये चीज़ बन जाएगी, इसका नाम किसी को ज़रूरत हुई किसी कंपनी को, और जो वो डोमेन नेम लेने जाएगा तो ये पहले से ही नाम इस्टेब्लिश होगा, तो अक्सर लोग उनको अप्रोच करते हैं, कहते हैं जी ये डोमेन नेम आप परचेज कर लें, तो उनको पैसे ऐसे कमाते हैं। अच्छा जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से है ये ढूंढना मुश्किल होता है, अक्सर बहुत चार्ज करते हैं आपको। कौन सा मटेरियल आपने अपलोड करना है, एथिकल इश्यूज भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, डिफरेंट लॉज भी होते हैं, आप क्या चीज़ अपलोड कर सकते हैं क्या नहीं, हैकिंग से आपने बचना होता है, सर्च इंजन पे आपको अपनी चीज़ें ऊपर लेके जानी होती है, बैनर्स ऐड पे प्रॉब्लम होती है, लोग काफ़ी इरिटेट होते हैं, अक्सर हैकर्स भी होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंट नहीं है, ऑप्ट इन ईमेल से लोग इतने खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, इस वजह से इस पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता लोगों का। बेनिफिट ई बिजनेस का हम सबको पता है, 24/7 एक्सेस होती है, फ्लेक्सिबल काम करना है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है आप लोगों की, जल्दी चीज़ पहुंचती है कंज्यूमर तक, क्योंकि प्रोसेस जल्दी होती है, आपको जाना नहीं पड़ता, जिस घर बैठे एकदम से ऑर्डर प्लेस हो जाता है, लेस पेपर वर्क है, और एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप किसी भी कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं।
ये मैंने एक लिंक लगाया जी कि बेनिफिट और इश्यूज क्या होते हैं ये बिजनेस के, ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 14। और इससे पहले 13 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमने प्रिपेयर करना है ग्रोथ के लिए। अब हमारे पास ग्रोथ की क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह से हम फर्म को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो चैप्टर नंबर इज 14 स्टार्ट करते हैं। दो ऑप्शन हम लोग के पास होती है जी, एक तो हम इंटरनली ग्रो कर सकते हैं, एक एक्सटर्नली। इंटरनली ग्रोथ मतलब हम खुद से खुद की एफर्ट से खुद की अपने अपने ही नाम से ग्रो करना है। हमने थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी किसी को हमने इन्वॉल्व नहीं करना। हमने इंटरनेशनल या नेशनल एक्सपेंशन करनी है खुद अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हुए। और जो एक्सटर्नल है उसमें हम किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेते हैं ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल मर्जर है, जॉइंट वेंचर है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, ये सब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये जी हम लोग के पास इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास है जी ऑप्शन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, और भी डिफरेंट स्ट्रेटजी है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सटर्नल में मर्जर है, एक्विजिशन है, लाइसेंसिंग है, जॉइंट वेंचर है, फ्रेंचाइजिंग, इसको हमें डिस्कस करना है। ये इंटरनल है। अब इंटरनल का फ़ायदा कैसे, अगर हम इंटरनल ग्रोथ करते हैं तो इंटरनल ग्रोथ में एक तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है आपकी अपनी, मतलब स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं एकदम से आपने ग्रोथ कर ली किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो हमें पता है एकदम से ग्रोथ होगी तो एकदम से डाउनफॉल भी आ जाता है। तो खुद की पेस से आप ग्रो करते हैं, आपके पास मैक्सिमम कंट्रोल रहता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो सेफ रहता है, किसी और पार्टी से मर्ज होने की वजह से ख़त्म नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होती है, मतलब क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। हर कोई आपका एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट रहता है, वो ग्रो करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पता है कि मैंने आगे इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना है, कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि ग्रोथ आपकी स्लो होती है, आपका रिसोर्सेज कम नहीं होते, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपके लोग अगेंस्ट होते हैं, आप उनसे हैंड शेक नहीं करते, मर्जर नहीं करते, तो मुश्किल होता है। इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती, अगर आप फेल हो जाएं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है दोबारा से कूप करना। अब है जी इंटरनल ग्रोथ में आपके पास ऑप्शन है नंबर वन, आप न्यू कोई चीज़ बनाते हैं। अगर आप न्यू कोई चीज़ बनाते हैं इसका मतलब आपकी मार्केट डेवलप हो गई। पहले आप फ़ोन्स बनाते थे, फिर आपने अप्लाइंसेस बनाने शुरू कर दिए, टीवी बनाने शुरू कर दिए, लैपटॉप बनाने शुरू कर दिए, इसका मतलब आपने एक्सपेंशन शुरू कर दिया अपनी प्रोडक्ट में। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जब भी आप न्यू चीज़ डेवलप करते हैं यू नीड टू मेक श्योर कि वो ऐसी हो जो कस्टमर की नीड वांट डिमांड को फुलफिल करती हो। जो गैप है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से चीज़ बनानी है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसका आपके लोडेड फ्राइज़ का हमने डिस्कस किया था कि आप फ्राइज़ हर कोई खाता है, लेकिन मोस्टली लोग केचप यूज़ करते हैं, सॉस यूज़ करते हैं, तो उसको देखते हुए लोडेड फ्राइज़ आ गए। तो एक नीड थी, तो नीड को हमने आइडेंटिफाई किया, मार्केट को आइडेंटिफाई किया, और हमने वो चीज़ लॉन्च कर दी। उसकी प्राइस ठीक होनी चाहिए, आपकी फिजिबिलिटी एनालिसिस आपने किया हो, आपकी मार्केटिंग ठीक हो, आपकी टाइमिंग ठीक हो, और कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी हो। मतलब जो बिजनेस में चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सब अच्छी होनी चाहिए, तब आपकी न्यू जो चीज़ आपने लॉन्च की है वो कामयाब होती है। फिर अजीज दूसरी और कौन सी हम लोग के पास स्ट्रेटजीज होती हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है हम लोग की उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बेटर पैकिंग कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हम बेटर पैकिंग या हम उसकी रीपोजिशनिंग भी कर सकते हैं, जैसे लाइफ बॉय ने किया था। लाइफ बॉय पहले क्या था, उसके बाद उन्होंने अपनी क्वालिटी इम्प्रूव की, पैकिंग चेंज की, तो रीलॉन्च किया, और अब काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब है जी कि ज़्यादा आपने एफर्ट करते हैं अपने चीज़ को मार्केट में इन करने के लिए। उसके लिए आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा चीज़ें बनेगी, ज़्यादा मार्केट तक पहुँचेगी। एडवर्टीज़मेंट आप इंक्रीज़ कर देते हैं,
कोई ऑफर आप ले आते हैं ताकि कस्टमर तक ज़्यादा चीज़ें पहुँचे, कस्टमर ज़्यादा उसको डिमांड करे। फिर आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें आप एक्सटेंशन करते हैं, मतलब ऑलरेडी आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, उसमें आप कोई और चीज़ कॉस्मेटिक्स में ही ऐड कर देते हैं, तो आपकी एक्सटेंशन हो जाती है। जियोग्राफिक एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, किसी एक शहर में आप दूसरे शहर में जा सकते हैं, अगर एक प्रोविंस में हैं आप दूसरे प्रोविंस में जा सकते हैं, इस तरह से एक्सपेंशन हो जाती है। फिर आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर सकते हैं, किसी और मुल्क में जा सकते हैं। बस आपने मेक श्योर करना है जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उसकी नीड वांट डिमांड, उसका कल्चर भी आपके मुल्क के हिसाब से हो, कल्चर नहीं तो एटलीस्ट उसकी डिमांड भी सेम हो ताकि वहाँ भी चीज़ चले। अब आपके इंटरनेशनल एक्सपेंशन में क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं? आप सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ें बेच दी किसी मुल्क में। एक्सपोर्ट में हमें ये पता है कि लेकिन उसमें हमेशा रिस्क रहता है कि उसमें टैक्सेस ना लग जाए ज़्यादा, करेंसी कन्वर्जन रेट का रिस्क रहता है हमेशा। फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है जी लाइसेंसिंग की। आप अपना जो चीज़ बनाते हैं उसका लाइसेंस दे दें किसी कंपनी के, आप बनाएं, जैसे पेप्सी ने लाइसेंस दिया हुआ है, तो नाम का भी लाइसेंस होता है कि सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है। ये भी आगे और आएगा, डिस्कस करते हैं इसको इन डिटेल। फिर है जी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर है जी कि आप एक दो फर्म आपस में मिलके एक इंडिपेंडेंट फर्म बनाती है, थर्ड फर्म बना लेती है, अपने अपने रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं और वो थर्ड कंपनी बना लेती है। दोनों कंपनी अपनी अपनी जगह काम कर रही होती हैं लेकिन वो थर्ड कंपनी बना लेती है। इसकी भी आगे अभी डिटेल आएगी और डिस्कस बताऊंगा आपको एग्जांपल कौन सी है। फिर आपके पास ऑप्शन है जी इंटरनेशनल एक्सपेंशन में फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में, ये देखिए ये लाइसेंसिंग है, ये फ्रेंचाइजिंग है। इनमें डिफरेंस ये है कि लाइसेंसिंग इट कुड बी फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, किसी एक चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस ले लिया आपने, आपने एडवर्टीजमेंट के लिए लाइसेंस लिया है, आपने सिर्फ नाम यूज़ करने के लिए लाइसेंस लिया है। तो लाइसेंस किसी भी एक चीज़ के लिए हो सकता है या ज़्यादा चीज़ों के लिए हो सकता है, लेकिन फ्रेंचाइज ए टू जी हर सिस्टम इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज परचेज करनी है तो मैकडोनल्ड्स का नाम भी वो रहेगा, उनकी प्रोडक्ट भी वही रहेंगी, माइनर चेंजेस आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर, उसकी प्राइसेस भी कम कंपनी आपको बताती है जी। एडवर्टीजमेंट भी कंपनी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन लाइसेंसिंग में आपको जिस चीज़ का लाइसेंस लिया है वो चीज़ें कंपनी की फॉलो करनी पड़ती है, बाकी आपके पास फ्रीडम होता है। इसकी एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल आपको ये बताऊँ कि अगर जो आम लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, जब वो आपको मिलता है तो उसमें सिर्फ ये है जी कि आपने ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन नहीं करनी। लेकिन आप किसी कंपनी के जब ड्राइवर बनते हैं, किसी कंपनी का आपको लाइसेंस मिलता है ड्राइविंग करने का, तो रूल्स की वायलेशन नहीं करनी, साथ साथ आपको ये भी फॉलो करना पड़ता है जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, कि क्या रेट मैंने कस्टमर को देना है, कहाँ कहाँ मैंने ड्राइव करनी है, उससे ग्रीडिंग कैसे करनी है, मेरी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, ये सब। फिर आपके पास आता है जी टर्न की प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो जो कि आप किसी और मुल्क में जाके बनाएं, आप अपनी अपने स्किल्स यूज़ करें उसको बनाने में, और जब वो बन जाए तो वो प्रोजेक्ट जिसने आपको ऑर्डर दिया उसको हैंड ओवर कर दें। जैसे पाकिस्तान में मेट्रो बस है, आपकी ऑरेंज लाइन है, आपकी जो मोटरवे बनी है, ये सब टर्न की प्रोजेक्ट्स थे। बाहर से कंपनी आई, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए और आपको हैंड ओवर कर दिए। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन है जी कि आप अपनी एक ब्रांच ओपन कर सकते हैं, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं अपनी ही एक छोटी सी ब्रांच आप ओपन कर लें वहाँ पे। एक्सटर्नल ग्रोथ में आपके पास ऑप्शन है, आप किसी कंपनी से मर्जर कर सकते हैं, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड फ्रेंचाइजिंग। इसको वन वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप एक्सटर्नल ग्रोथ के फ़ायदे क्या हैं? जब एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं आप किसी के साथ मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपस में आप लोग compete करते हैं, आप ही फ्रेंड बन गए तो कंपटीशन बहुत कम रह जाता है, आपको एक्सेस मिल जाता है डिफरेंट मार्केट का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, आपको नॉलेज मिल जाती है, आपको एक्सपर्टीज इंक्रीज हो जाती है, रिसोर्सेज आपके इंक्रीज हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल जाता है आपको, आप सस्ती चीज़ें बनानी शुरू कर देते हैं, रिस्क कम हो जाता है आपका,
लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी हमें पता है कि कंपनी का खुद का कल्चर ख़त्म होना शुरू होता है, क्रिएटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आ जाती है, ट्रस्ट इशू बीच में होता है कि कभी भी कोई भी अपना पॉलिसी लेके आ सकता है। तो ये हमेशा से इसके डिसएडवांटेजेस रहे हैं। मर्जर ये है जी कि एक फर्म किसी और दूसरी फर्म को टेक ओवर करती है। एक होता है मर्जर, एक होता है एक्विजिशन। मर्जर में सॉरी ये होता है कि दोनों फर्म मर्ज हो जाती हैं, किसी के भी मैक्सिमम शेयर नहीं होते, दोनों मर्ज हो जाते हैं और उसी तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, बस वो अपने अपने रिसोर्सेज को पूल अप कर लेते हैं, कंपनी एक बन जाती है। जैसे कि हमें पता है कि मर्सिडीज बेंज, ये दो कंपनी थी, मर्सिडीज बेंज, ये जब मर्ज हो गई दोनों का नाम मर्ज हो गया, मर्सिडीज बेंज अब एक हो गई। एक्विजिशन में ये होता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो किसी एक कंपनी का नाम चलना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोनों कंपनी भी अपना नाम रखती हैं, लेकिन मोस्टली ये मर्ज एक्वायर किया जाता है। इसमें होस्टाइल एक्वायर भी है, ज़बरदस्ती का एक्वायर भी किया जाता है, ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। अब एक्विजिशन क्यों करते हैं जी? ताकि यू नो कंपटीशन ख़त्म हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए मार्केट में, एक्सेस मिल जाए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए, सर्वाइवल के लिए भी अक्सर लोग करते हैं। अब ये है जी, आपका जब एक्विजिशन करते हैं तो एकदम से एक्विजिशन नहीं होता, इसके स्टेप्स हैं। स्टेप वन में पहले तो ये जिसको आपने एक्वायर करना है आप उनके मैनेजमेंट से मीटिंग करते हैं, उनको ऑफर देते हैं, उनका मूड चेक करते हैं कि वो एक्विजिशन में है या नहीं। फिर आइडेंटिफाई होता है कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगी, ट्रांजैक्शन कैसे होगी, शेयर परचेज किए जाएंगे, कैश दिया जाएगा, फिर नेगोशिएशन होती है, ऑफर दी जाती है, कौन कौन से ब्रांचेस रखी जाएंगी, कौन कौन से की एम्प्लॉयज़ रखी जाएंगे। मेक श्योर कि आपके पास कोई वकील भी हो, क्योंकि ऐसे ज़ुबानी कोई काम नहीं होता, हमेशा आपके पास वकील होना चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और फिर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लाइसेंसिंग हमने पहले ही डिस्कस किया जी। लाइसेंसिंग परमिशन है, कोई एक कंपनी आपको परमिशन ग्रांट करती है कि आप ये चीज़ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है कि आप लाइसेंसिंग आपकी पेटेंट की हो सकती है, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की भी हो सकती है लाइसेंसिंग। पेटेंट क्या है जी? आपने कुछ फॉर्मूला बनाया है। पेटेंट्स हमेशा वो होते हैं जो ऐसी कोई चीज़ जो यूज़फुल हो, मोस्टली ये मेडिसिन के लिए यूज़ होती है। ऐसी चीज़ जो यूज़फुल हो, जिसका फ़ायदा हो। अगर तो उसका फ़ायदा नहीं तो वो आपने नई चीज़ बनाई है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है तो पेटेंट में नहीं आएगी, वो कॉपीराइट में आ सकती है। ट्रेडमार्क जो आप नाम यूज़ करते हैं, लोगो यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, ट्रेड करने के लिए। और कॉपीराइट कोई भी आपने चीज़ बना दी है, कोई पिक्चर बना दी, कोई सॉन्ग बना दिया, कोई शेर लिख दिया, वो कॉपीराइट में आता है। अब इन सब का लाइसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ नाम का भी देखें, ये ट्रेडमार्क है, सिर्फ नाम के लिए आपने ट्रेड लाइसेंस परचेज किया, आपने फार्मूला के लिए पेटेंट्स का लाइसेंस परचेज किया। नाम का भी होता है जी, आम से लोगों का भी लाइसेंस होता है नाम का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मिकी माउस। मिकी माउस का अगर आपने बिजनेस करना है बैग्स में, आपने मिकी माउस के बैग्स बनाने हैं, तो आपको मिकी माउस से उनका नाम का लाइसेंस परचेज करना होगा। सिर्फ नाम का लाइसेंस परचेज किया, अब आप जैसे मर्जी बिजनेस करें। आप लाइसेंसिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जी एग्रीमेंट के। एक होता है टेक्नोलॉजी का लाइसेंस, एक होता है मर्चेंडाइज लाइसेंस। टेक्नोलॉजी का लाइसेंस होता है जी कि आपने उनसे टेक्नोलॉजी का लाइसेंस परचेज किया, पेटेंट का राइट परचेज किया कि ये चीज़ बनती कैसे। जैसे पेप्सी का लाइसेंस ले लिया आपने, बनती कैसे, वो लाइसेंस ले लिया टेक्नोलॉजी का। फिर मर्चेंडाइज का जी, इसमें आपका ट्रेडमार्क आता है, नाम आता है कि आपने उनका नाम परचेज किया, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड जॉइंट वेंचर। स्ट्रेटेजिक अलायंस है जी कि दो फर्म्स आपस में अपने रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ देर के लिए मिल जाते हैं कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा। पहले इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक अगेन टेक्नोलॉजी का अलायंस है, एक मार्केटिंग अलायंसेज है। टेक्नोलॉजी का अलायंसेज ये है जी कि दोनों अपने
R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मर्ज करते हैं ताकि दोनों कोई अच्छी चीज़ बना सकें। अब इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ जी, जैसे कि आईफोन है। आईफोन का जो जिन्होंने आईफोन वालों ने जो टेक्नोलॉजी का अलायंस किया है वो सैमसंग से किया है। देखिए ना, सैमसंग और आईफोन दोनों आपस में राइवल्स हैं, compete करते हैं एक दूसरे को, लेकिन टेक्नोलॉजी में इन्होंने कुछ देर के लिए अलायंस कर लिया है ताकि दोनों की चीज़ें अच्छी बने। अब जो आईफोन के जो स्क्रीन है वो सैमसंग बनाता है और बाकी आईफोन की टेक्नोलॉजी है, दोनों मिलके एक अच्छा फ़ोन बनाते हैं। ये अलायंसेस के एग्जांपल है। मार्केटिंग अलायंसेस में ये होता है कि दोनों मिलके मार्केटिंग करते हैं ताकि इनको कस्टमर तक एक्सेस मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाएं, आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर परचेज करते हैं, आपको वहाँ से कोई टिकट फ्री मिल जाता है, या आप कोई रोज़ पेटल का टिश्यू परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का कूपन मिल जाता है। तो ये दोनों मिलके मार्केटिंग कर रहे होते हैं ताकि दोनों की चीज़ें बिकें। अब जॉइंट वेंचर में ये है कि दोनों दो फर्म्स होती हैं, दो फर्म्स मिल जाते हैं और वो थर्ड फर्म, तीसरी फर्म बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस में आप कोई तीसरी फर्म नहीं बनाते, जॉइंट वेंचर में आप तीसरी फर्म बनाते हैं। दोनों फर्म्स चल रही होती हैं और थर्ड फर्म बन जाती है। जैसे कि हम लोग के पास है गूगल मैप। गूगल मैप में जो कंपनी, जो दो कंपनी हैं जिन्होंने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो है एक तो गूगल और एक नासा। इन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज को मर्ज किया है और जॉइंटली और थर्ड फर्म बनाई है। तो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं जी स्ट्रैटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर के। एडवांटेजेस ये हैं जी कि इनके रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, रिस्क कम होता है, आप मार्केट कैप्चर करते हैं, लर्निंग होती है, कंपेटिटर्स आपसे दूर रहते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज वही है, लॉस ऑफ आईपी। आईपी का मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या थी जी? आपकी ट्रेडमार्क, आपका पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये या तो लीक हो जाते हैं या वो कॉपी हो जाते हैं। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वही जो हमने डिस्कस किया है कि क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, क्लैशेस आ सकते हैं, आपका अपना कल्चर जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। बस यहाँ तक ही है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस होगा कि एक आपकी एक्सपेंशन का वे है फ्रेंचाइजिंग, वो क्या होती है और फ्रेंचाइजिंग में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है जी 15 और आज का टॉपिक है वो फ्रेंचाइजिंग पे है। इससे पहले चैप्टर नंबर 14 में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है आपकी इंटरनेशनल में, आपके लाइसेंसिंग भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है। अब हमें डिस्कस करना है फ्रेंचाइजिंग क्या होता है। फ्रेंचाइजिंग में भी आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग क्या है जी? एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका होता है, अब एक्सपेंशन की तरफ जाना होता है, तो उसमें आपका एक होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होता है जो लाइसेंस ऑफर करता है अपने बिजनेस का किसी दूसरे बंदे को, और जो लाइसेंस परचेज करता है वो फ्रेंचाइजी होता है, और वो दोनों म्यूचुअल बेनिफिट से बिजनेस करते हैं। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस फ़ी भी पे करता है, वो आगे जाके और डिस्कस होगा इन डिटेल। अब उसके दो टाइप्स हैं फ्रेंचाइज सिस्टम के। एक है जी आपका प्रोडक्ट एंड ट्रेडमार्क, और सेकंड वन है जी आपका बिजनेस फॉर्मेट। जो फर्स्ट वन है ट्रेडमार्क, इसमें आप सिर्फ नाम का लाइसेंस देते हैं और चीज़ बनी बनाई उनको मिल जाती है। जैसे कि सुजुकी मोटर्स की बात की जाए, सुजुकी मोटर्स की अगर आपने फ्रेंचाइज परचेज की है तो आपको नाम मिलेगा उसका, और जो सुजुकी कार है वो बनी बनाई आपको मिल जाएगी, आपने नहीं बनानी। इसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज। फिर आपके पास बिजनेस फॉर्मेट है जिसमें लाइसेंस आप परचेज करते हैं बिजनेस की, बिजनेस चीज़ें बनाने में, कि आप चीज़ें बनाएंगे कैसे, मतलब किसी
रेस्टोरेंट का आपको लाइसेंस मिला, लाइसेंस मिला है फ्रेंचाइज का, तो ए टू जी आपने उसी फ्रेंचाइज को फॉलो करना है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, वगैरह वगैरह। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के। एक है जी इंडिविजुअल, जिसमें एक फ्रेंचाइजर होता है, एक फ्रेंचाइजी होता है, और फ्रेंचाइजी सिर्फ एक ब्रांच एक स्पेसिफिक लोकेशन में ओपन कर सकता है। फिर आपके पास एरिया फ्रेंचाइज है, जिसमें फ्रेंचाइजर से लाइसेंस परचेज करता है एक स्पेसिफिक एरिया में 2-3 ब्रांचेस ओपन करने के लिए। फिर आपका मास्टर फ्रेंचाइज आता है, जिसमें फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर से लाइसेंस परचेज करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंचाइज बनाने के लिए, प्लस उसको ये राइट मिल जाता है कि वो आगे लाइसेंस भी किसी और को बेच सकता है, जैसे कि पेप्सी वगैरह ऐसे करते हैं। अब फ्रेंचाइज कब अप्रोप्रिएट होती है? हर बिजनेस की हम फ्रेंचाइज नहीं दे सकते, दे भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहाँ रहता है? ऐसा बिजनेस जिसमें चीज़ें बनाना इजी हो, ऐसा जिसमें चीज़ें कम हो बनानी हो, उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। फॉर एग्जांपल बर्गर किंग की आप एग्जांपल दी गई है, वो बनाना ज़्यादा फिजिबल रहेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर फ्रेंचाइज। जैसे हम कह दें ग्रोसरी स्टोर है या मेट्रो है, इनकी फ्रेंचाइज बन सकती है, लेकिन मुश्किल होगी इनकी फ्रेंचाइज हैंडल करना किसी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाना और उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब हमने फ्रेंचाइज किसी को बेचनी है, तो हमने ये भी देखना है कि फ्रेंचाइजी कैसा है। फ्रेंचाइजर तो हम देखते हैं कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का नाम है, कंपनी चलने वाली है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब हमने जिसको बेचनी है उसका भी ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी का नाम ख़राब कर दे वो। तो उसकी हमने रिसर्च करने के उसका वर्किंग जो पास्ट डाटा है वो अच्छा हो, उसकी आप रिपोर्ट देखें, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट आप मंगवा सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं उसका ऑलरेडी बिजनेस एक्सपीरियंस है, उसने क्या काम किया है। ऐसा तो नहीं कि वो हर बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस बंद कर देता है। उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, क्या वो ज़्यादा फंसी तो नहीं है, मतलब हर बात में झगड़ा तो नहीं करता, क्योंकि जिसको हम जो फ्रेंचाइज ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर की बात माननी पड़ती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी फ्रेंचाइजिंग एक्सपेंशन के? एक तो ग्रोथ होती है आपकी, आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई और कमा के देता है आपको। इसमें आपके लिए मोटिवेशन भी रहती है फ्रेंचाइजी की, उसको एक ये भी नज़र आता है कि नाम अच्छा है तो इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, सेफ है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। और इसमें आपको बचत भी हो जाती है, कस्टमर लॉयल भी होता है, मार्केट कैप्चर करना इजी हो जाता है, प्रॉफिट मिलता है आपको। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है जी कि प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है, आपको फुल कंट्रोल नहीं होता अपने बाकी फ्रेंचाइजिंग पे, और आपके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ सकते हैं। इस पे आप एक मूवी देखें, मैकडोनल्ड्स पे द फाउंडर एक मूवी है, उस इसमें बताया गया कि जो मैकडोनल्ड्स की जो मैकडोनल्ड्स कंपनी है वो फ्रेंचाइज किस तरह से बनी, और जो फ्रेंचाइजी था एक्चुअली वो मैकडोनल्ड्स का मालिक बन गया। अब हमने फ्रेंचाइज परचेज करनी है, पहले हमने फ्रेंचाइज देनी थी, अब हमने परचेज करनी है फ्रेंचाइज, तो उसमें किन बातों का हमने ख्याल रखना है? अगर तो हमने फ्रेंचाइज परचेज करनी है तो पहले तो हमने ये देखना है कि हम खुद किस तरह के हैं, क्या हम ऐसे हैं जिससे ऑर्डर ले सकते हैं लोगों से, क्योंकि फ्रेंचाइज सिस्टम में हमें ऑर्डर लेना पड़ता है, जो प्राइसेस हो, जो इंस्ट्रक्शन है हमें वो फॉलो करनी पड़ती है। इसके अलावा हमने ये देखना पड़ता है कि अगर हम जो सजेस्ट करते हैं फ्रेंचाइजर को, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो क्या हम उस रिजेक्शन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने अपने खुद को देखना होगा, और ऑफ कोर्स इसके अलावा तो हमने ये देखना होता है कि हम जिससे फ्रेंचाइज परचेज कर रहे हैं उसका बिजनेस कैसा है, हमने कहाँ बिजनेस ओपन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने सिर्फ फ्रेंचाइज परचेज की, हमने ये भी देखना है कि किस जगह हमने बिजनेस ओपन करना है। क्या आप विलिंग है अपना बिजनेस, अपने पैसे को रिस्क
लगाने के लिए, फ्रेंचाइज ओपन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंचाइज में भी आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है और आपको अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती है फ्रेंचाइजर को। अगर वो ना चले तो एक ये रिस्क है इसमें। अब इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। एक तो आपके इनिशियल फ्रेंचाइज फ़ी है, आपको फ्रेंचाइजी को देनी होती है। अच्छा, इसमें डिफरेंट कॉस्ट होती है डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट। आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल आपको आपके पास होना चाहिए बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह परचेज करने के लिए। फिर उसकी आपकी ऑन गोइंग एक पेमेंट होती है, वो पे करनी होती है। वो फिक्स कर लेते हैं जी, वो कहते हैं कि जितनी आप चीज़ें बेचेंगे उसका 5% 10% कंपनी को जाएगा, मेन फ्रेंचाइजर को। एडवर्टीजमेंट फ़ी होती है। कुछ और अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। आपके ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रेनिंग देनी है, उसकी भी अलग से फीस होती है। अच्छा, ये डिपेंड अगेन वो डिपेंड करता है फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट में। कुछ फ्रेंचाइज जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ों के पैसे नहीं लेती है, आपको सेटअप लगा के देती है। कुछ आपके एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन फ्रेंचाइज के एग्रीमेंट कहाँ किस तरह से बनाते हैं आप। अब अगेन ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जी। फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस होता है, आपको सपोर्ट मिल जाती है, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगेन वही है कि आपको पैसे काफ़ी देने पड़ते हैं, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है अबाउट फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग लोग समझते हैं कि हमेशा एक सेफ बिजनेस है, ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइजिंग इज़ अ सेफ बिजनेस, ये ऐसा नहीं है हमेशा से। फ्रेंचाइजिंग में भी काफ़ी कंपनी को लॉस होता है। जैसे हम KFC की एग्जांपल है, दुनिया में KFC कामयाब है, पाकिस्तान में इतना KFC नहीं चलता है एज़ कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स एंड एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड। आप सबवे की एग्जांपल ले लें, सबवे भी नहीं चलता पाकिस्तान में। तो इसका हमने ख्याल रखना होता है। हमें ये भी देखना है कि क्या वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इंडस्ट्री कामयाब होती है लेकिन वो बिज़नेस कामयाब नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे फास्ट फूड एक बिज़नेस बहुत कामयाब है, ठीक है, आप फास्ट फूड में कोई फ्रेंचाइज परचेज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी चलेगा। उसके लिए आप उस बिज़नेस का कामयाब होना भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एक अकाउंटेंट आपको हमेशा हायर करना चाहिए ताकि बिज़नेस में कोई भी चीज़ ज़ुबानी कोई कहे तो उसके लिए हमेशा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या लास्ट में मेंशन किया कि फ्रेंचाइजर जो है हम ये समझते हैं हमेशा से अच्छा पर्सन है, ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइज को भी अपने बिजनेस की फ़िक्र होती है और उसको पैसा कमाना होता है, इस वजह से ही वो आपको बिजनेस देता है। तो ये मत समझिए हमेशा कि फ्रेंचाइजर आपके लिए हमेशा काम आएगा, आपको खुद अपने बिजनेस को कामयाब करना है। तो ये जी फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फ्रेंचाइजिंग एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर सकते हैं थ्रू फ्रेंचाइजिंग। आप किसी, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया ये, पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में पहले सिर्फ मैकडोनल्ड्स था बर्गर्स में, फास्ट फूड में। आप देखें बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज आ गई इंटरनेशनली, क्योंकि जो टेस्ट है वो सबका सेम हो गया है। बस हमने इसी बात का ख्याल रखना है, हमने जहाँ पे बिजनेस करना है इंटरनेशनल फ्रेंचाइज का, वहाँ लोग सपोर्टिव हो, वहाँ मार्केट हो, वहाँ लीगल बिजनेस हो, तो अभी चलेगा। बस ये दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है जी आज का 8 और इट इज़ असेसिंग ए न्यू वेंचर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वायबिलिटी। आपने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करनी है, उस पे चैप्टर है जी। और फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करने के लिए आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो उसका बहुत रोल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो चीज़ों को देखती है। नंबर 1, आपका पैसा कहाँ से आएगा, रेजिंग द मनी, एंड नंबर 2, मैनेजिंग कंपनीज फाइनेंसेस। मतलब पैसा आएगा कैसे और उस पैसे को मैनेज कैसे करना है। पैसा कहाँ से आएगा ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 10 में हमने डिस्कस किया था, इसमें हम डिस्कस करेंगे
कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, और वो होगा आपके जो प्रीवियस डाटा है, जो आपने करंट डाटा बनाना है, फ्यूचर का बनाना है, प्रोजेक्शन करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इससे इनके थ्रू। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है जी कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, क्या पैसा कमा भी रहे हैं या नहीं, या पैसे लूज करते जा रहे हैं, और पैसा हम लोग के हाथ में है या नहीं। प्रॉफिट तो होता है लेकिन कैश इन हैंड नहीं होता, और इतना कैश है कि अगर हमने किसी को उधार देना हो, किसी से उधार पे चीज़ परचेज करनी हो, तो हम ये कैश यूज़ कर सकते हो। हमने जो फर्नीचर परचेज किया है, जो एसेट परचेज किया, मशीनरी परचेज की है, वो हमें कितना पैसा कमा के देती है, हम लोगों का कितना प्रॉफिट है एज कम्पेयर टू अदर फर्म, एज कम्पेयर टू एसेट्स, एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। जो हमें फंड आए हैं, क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हमें उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा, उसमें रिस्क कितना है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चेक की जाती हैं। 4 ऑब्जेक्टिव है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियली जो फर्म है, सॉरी, उसके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी। हर बिजनेस का ये मेन एम है पैसा कमाना, तो पैसा हम कमा रहे हैं या नहीं, इसमें हम ये चेक होगा। फिर लिक्विडिटी, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव फर्म का, हम पैसा कमा रहे हैं लेकिन हम लोग के पास कैश इन हैंड भी होना चाहिए। हम क्या हमारी फर्म इतनी लिक्विड है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बिजनेस से पैसा निकाल के हम वो चीज़ परचेज कर सकें या उस पर लगा सकें पैसा। एफिशिएंसी कितनी है हम लोग की, मतलब हम कितनी अच्छी चीज़ बेचते हैं, कितना अच्छा हम कितने अच्छे बिजनेस करते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। देखिए अक्सर बिजनेस चल रहा होता है लेकिन हमने देखना कितने अच्छे तरीके से बिजनेस चला सकते हैं। और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, जो मिल्क की प्रोडक्शन है, पाकिस्तान जो डेयरी फार्म है, उसमें पाकिस्तान तीसरे नंबर पे दुनिया में, लेकिन स्टिल पाकिस्तान नंबर सेकंड या नंबर 1 पे आ सकता है अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज की। अच्छा, स्टेबिलिटी, हम लोग कितना स्टेबल हैं, ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में हम कोलैप्स कर जाएंगे, हमने बहुत उधार पे सामान लिया हुआ है, हम उधार पे नहीं कर सकते, या बिजनेस 100% उधार पे चल रहा है। हम लोग के एसेट्स कितने हैं, कि हम लोग स्टेबल हैं या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। अब इन सब चीज़ों में हम लोग की आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके न्यूमेरिक वे में न्यूमेरिक फॉर्म में बताती है जी कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। इनकम स्टेटमेंट बताती है, बैलेंस शीट, ये सब बताते हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले जी आपकी फोरकास्टिंग है। हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं करंट और पास्ट डाटा की बेस पे, कि हमने इतना परफॉर्म किया, इसका मतलब नेक्स्ट में हमने ये परफॉर्मेंस होगी हम लोग की, तो हमेशा से फोरकास्टिंग करनी चाहिए, प्लानिंग फोरकास्टिंग। अब एक फोरकास्टिंग है, एक बजटिंग है। बजटिंग में हम अपने, जैसे हम लोग का बजट आता है, पाकिस्तान का बजट आता है, उसमें डिसाइड होता है कि इतना हदफ होगा, ये हदफ हमने अचीव करना है, इतने एक्सपेंसेस को हमने कम करना है, इतनी इनकम हमने जनरेट करनी है, उसको हम कहते हैं जी बजट। फिर आपके फाइनेंशियल रेशियोज हैं। फाइनेंशियल रेशियोज दो चीज़ों का रिलेशनशिप बताते हैं जी, कि दो चीज़ों में आपस में रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो, करंट लायबिलिटी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो दो चीज़ों का हम रिलेशनशिप चेक करते हैं थ्रू फाइनेंशियल रेशियो। ये है जी आपका प्रोसेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सबसे पहले आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या थी, आपकी बैलेंस शीट क्या थी, आपका कैश फ्लो क्या था। फिर आप फोरकास्टिंग करते हैं कि हम लोग की इनकम एक्सपेंसेस कितने होंगे फ्यूचर में, और फिर वो फोरकास्टिंग करते हुए हम लोग प्रोफोर्मा स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रोफोर्मा जो सॉलिड नहीं होती, जो प्रिडिक्शन की बेस से बनाई जाती है कि अच्छा फ्यूचर में ऐसी इनकम स्टेटमेंट होगी, फ्यूचर में ऐसे बैलेंस शीट होगा, और फिर उसके बाद हम ऑन गोइंग एनालिसिस करते हैं। जब वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअल क्या था, बजटिंग क्या था, और में डिफरेंस कितना है, और क्या हाँ गलती हुई हम लोगों से। अब वही चीज़ें, ये जो हमने यहाँ डिस्कस किया है वो यहाँ पे आ गया है दोबारा से, कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, प्रोफोर्मा में आप हिस्टोरिकल डाटा देखते हुए प्रोफोर्मा एक बनाते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो आपको अपने जहन में रखने चाहिए, जिसका ख्याल रखना चाहिए अच्छी बुक कीपिंग के लिए।
आपके तीन टाइप्स है जी फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एक तो आपकी इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट बताती है कि आपका खर्चा कितना हुआ, आप पैसे कितने कमाए, आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ। इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट कि आप कितने स्टेबल हैं, आपकी लाइबिलिटी, आपने उधार पे क्या चीज़ ली हुई है, आपकी खुद की चीज़ें कितनी हैं। बैलेंस शीट। कैश फ्लो कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है, लिक्विडिटी क्या है आपकी, आपने उधार पे ज़्यादा सामान तो नहीं दिया हुआ, ये आपके बताते हैं। पैसा कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो हुआ आपका है। आप जी रेशियो एनालिसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। रेशियो एनालिसिस आपके दो चीज़ों का रिलेशनशिप डिस्कस करता है जी। रेशियो एनालिसिस में हम एक तो कुछ स्टैंडर्ड्स भी होते हैं अकाउंटिंग के, उसकी बेस पे हम लोग स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। अगर स्टैंडर्ड ना भी हो, स्टैंडर्ड नहीं भी आपने फॉलो करने, तो हम इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या क्या स्टैंडर्ड चल रहे हैं, मतलब उस इंडस्ट्री में कितने लोग कमा रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी स्टैंडर्ड बहुत कम होते हैं लेकिन इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा कमा रहे होते हैं, तो हमें इंडस्ट्री को देखना होता है। ये देखें जी, ये रेशियो एनालिसिस से बताया हुआ है कुछ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न ऑन एसेट्स। मतलब हमने जो हम लोग जो एसेट्स है वो हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, हमें कितना रिटर्न देते हैं। देखें यहाँ पे पहले 14% था, 18 हो गया 21। इसका मतलब ये इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब हमने जो एसेट परचेज किया उससे हमें 21 प्रॉफिट जनरेट होता है, जो कि अच्छी एक एक परसेंटेज है। इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका नेट सेल से, नेट इनकम और नेट सेल से। फिर आपका करंट रेशियो क्या है, आपकी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, लेकिन सब में इंक्रीज यहाँ पे शो किया गया है। इसका मतलब परफॉर्मेंस पिछले सालों से अच्छी है। अब अगर हम पास्ट डाटा लें, पास्ट डाटा ये है, पास्ट ये भी, पास्ट ये, इसकी बेस पे हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट आने वाले सालों में इंक्रीज होगा। फोरकास्टिंग यही जो अभी आपको बात की, फोरकास्टिंग या फ्यूचर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ये सब फ्यूचर पे हम फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर में बेटर पोजीशन होगी या नहीं। इसी तरह सेल्स फोरकास्टिंग भी होती है। प्रोफार्मा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपकी बन जाती है फोरकास्टिंग देखते हुए। आप एक एक्चुअल फॉर्म ले आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि ऐसा होगा फ्यूचर में। ये देखिए अगेन वही, जिस तरह से फोरकास्टिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी टाइप्स, इसी तरह से परफॉर्मा की सेम है। रेशियो एनालिसिस परफॉर्मा सेम। ये देखिए दिया हुआ जी। तो यहाँ अगर आप वापस जाएं, यहाँ ये जो प्रोसेस है इसमें अ, आपके हिस्टोरिकल डाटा, प्रिपरेशन, फोरकास्टिंग, परफॉर्मा, ये सब आपको बार बार बताया गया है कि इन तीनों में आपकी इनकम स्टेटमेंट भी है, इन तीनों में आपकी बैलेंस शीट भी है, इन तीनों में आपके रेशियो एनालिसिस भी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर है चैप्टर 9, और चैप्टर का जो नाम है वो है जी बिल्डिंग ए न्यू वेंचर टीम। अब इसमें हमने आइडिया सोच लिया, हमने उसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस कर लिया, सब कुछ ठीक है। अब हमने अपनी टीम की बिल्डिंग करनी है, टीम की हायरिंग करनी है, टीम में कौन कौन होता है ये सब डिस्कस करते हैं हम लोग। न्यू वेंचर टीम जब हम टीम बनाते हैं तो उसमें या तो फाउंडर होंगे या तो फाउंडर्स होंगे, वो सब मिलके आपकी टीम बनाएंगे, और उसके बाद आपके डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, आपके एडवाइजर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये सब होंगे। और उनकी ज़रूरत डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंशन क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो आए जी, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक टर्म याद रखें, लाइबिलिटी ऑफ न्यूनेस। लाइबिलिटी ऑफ न्यूनेस का मतलब है कि न्यू बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। एवरी बिजनेस हैज़ अ टेंडेंसी टू फेल। जो भी न्यू बिजनेस है वो रिस्क, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है फेल होने का, क्योंकि न्यू है। तो उसमें या तो टीम आपकी ठीक नहीं बनी, या तो प्रोडक्ट आपकी ठीक नहीं थी, या तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो न्यू बिजनेस में ये चांसेस होते हैं रिस्क के फेलियर होने के। तो अगर आप टीम ठीक हायर होंगी, फिजिबिलिटी एनालिसिस होगा, तो ये चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल देयर ऑलवेज अ चांस कि फेलियर हो आपके बिजनेस में। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइबिलिटी ऑफ न्यूनेस। ये है जी, हम लोग की टीम में बहुत से होते हैं, ये मेन है हम लोग के टीम
जब हम टीम बनाते हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं, की एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें आपके मार्केटिंग फाइनेंस के लोग आ जाते हैं, ये सब मिलकर टीम बनाते हैं। पहले तो है जी फाउंडर या फाउंडर्स। आप खुद अगर फाउंडर एक हैं तो फाउंडर हैं, अगर आपकी टीम है ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो फाउंडर्स में आ जाते हैं। अब इसका साइज़ कितना होना चाहिए फाउंडर्स का? कुछ स्टडीज़ कहती हैं जी कि 70-60% फर्म्स ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा लोग मिलके बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस बंदा बनाए अकेला, सोल बिजनेस हो जिसका, सोल एंटरप्रेन्योर, तो वो ज़्यादा कामयाब रहता है। तो दोनों बातें ठीक है, डिपेंड ऑन कि आपके जो आपके जो पार्टनर्स की नेचर क्या है और उसकी इंटेंशन क्या है। एडवांटेज क्या है, हमेशा से हमें पता है कि जब हम न्यू टीम बनाते हैं, जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर टीम बनाते हैं, उस टीम में साइनर्जी आती है, उसमें टैलेंट ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, उसके लिंक ज़्यादा होते हैं, नेटवर्किंग ज़्यादा होती है, एक दूसरे की सपोर्ट होती है, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और वो एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑन दी अदर हैंड डिसएडवांटेज भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, अगर दो लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इक्वल है, उनके प्रॉफिट की रेशियो भी इक्वल है, स्टेटस भी सेम है, तो कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है अगर एक को हम सीईओ बना दें। फ़ायदा उसको होगा कि जो फाउंडर्स हैं उनके जो एक्सपर्टीज़ है वो डिफरेंट एरियाज़ में होगा। सेम एरिया में उनके एक्सपर्टीज़ होंगे तो उनका फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दोनों फाइनेंस के बंदे हैं तो फाइनेंस की ही डायरेक्शन में सोचेंगे। एक फाइनेंस, एक मार्केटिंग, एचआर का हो तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में सोचते हैं। और अगर उनके सोच डिफरेंट है, उनकी सोच सेम होनी चाहिए, एक्सपर्टीज डिफरेंट होंगे, सोच सेम। अगर सोच डिफर है तो उसके डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये एक टीम है। पहले तो ये देख लें कि हेट्रोजीनियस आपकी टीम होनी चाहिए, होमोजीनियस नहीं। हेट्रोजीनियस क्या होता है? इसमें डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट एक्सपर्टीज हो आपके पास। होमोजीनियस के जितने जो फाउंडर हैं उनके जो एक्सपर्टीज है वो सेम है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि ये टीम बनाना चाहती है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहते हैं। अब ये जो हैं ये एक टीचर हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये जो मिडिल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं, और ये जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। अब ये सब मिलके इनकी एक्सपर्टीज डिफरेंट एरिया में है, अब ये सब मिलके एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी बना सकते हैं। अब ये देखना है कि इनकी सोच भी सेम है या नहीं। इनकी सोच सेम होनी चाहिए, इनका पैशन ऑफ डूइंग बिजनेस सेम होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स क्या होते हैं जी कि उनकी एक तो एजुकेशन, हाई एजुकेशन है उनके पास। ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, काफ़ी हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कामयाब है, जिन्होंने जो मैट्रिक पास हैं या उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो हैं, लेकिन स्टिल एजुकेशन हमें एक एज प्रोवाइड करता है। हमें हम लोग के रिसोर्सेज बनते हैं, लिंक बनते हैं, हमें मेंटोर मिलते हैं टीचर्स की शेप में, हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें फ़ायदा होता है। फिर एंटरप्रेन्योरियल हमें एक्सपीरियंस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हमें पता है जी, हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपकी सिक्स सेंस अच्छी हो, आप रिस्क टेकर हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो एंटरप्रेन्योरियल आप में स्किल्स हो और कुछ एक्सपीरियंस भी हो उस बिजनेस का। फिर उस इंडस्ट्री से रेलेवेंट आपका एक्सपीरियंस हो जो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ओपन करता हूँ, तो मुझे उस बिजनेस में मेरे कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे उस इस इंडस्ट्री का पता है, इससे मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। और आपकी टीम जो फाउंडर्स हैं उनकी एबिलिटी हो नेटवर्किंग करने की, ज़्यादा नेटवर्किंग होंगे तो एक लिंक बन जाता है और लिंक से लिंक डेवलपमेंट होती है और आपके बिजनेस में बहुत यूज़फुल होता है ये सब उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे की गई है। फिर है जी, अब हमने हायरिंग करनी है अपने की एम्प्लॉयज़ की। कौन कौन से की एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी हायरिंग कैसे होती है यहाँ पे देख लेते हैं। सॉरी, ये वही डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आ जाइए, ये आपके की एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब इनके सोर्स कहाँ से, किस टाइप के हम हायर कर सकते हैं? एक तो हम फुल टाइम हायर कर सकते हैं, एक हम पार्ट टाइम हायर कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस न्यू है, इतने खर्चे नहीं आप अफोर्ड कर सकते, तो आप पार्ट टाइम में एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप काम कर लें, शाम को आप हायरिंग पार्ट टाइम हायर कर लें किसी को। आप इंटर्नी हायर कर सकते हैं। इंटर्नीज एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इंटर्नीज को पैसे भी चाहिए होते हैं, कुछ उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है एक्सपीरियंस का, तो वो अच्छी एक ऑप्शन है। वो आप बिजनेस में अच्छा काम भी करते हैं, उनको काम सिखाना पड़ता है।
फिर आपके फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर में पता है कि घर बैठ के जो काम करते हैं, आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया, वेबसाइट बना दी, वो है। फिर हमें वर्चुअल असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट वो है जो वो भी फ्रीलांसर ही होते हैं। दोनों फ्रीलांसर हैं। दोनों आपके कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है दोनों। लेकिन फ्रीलांसर ये है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है, टेक्निकल ऑनलाइन सर्विस, मतलब घर बैठ के आपको आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो फ्रीलांसर है वो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकता है, और किसी और टाइप की भी आपको सर्विस चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कहा जी कि मुझे ये चीज़ बना के दे दें, घर बना के दे दें, फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर बना के दे दें, ठीक है, तो वो उसने आपको बना के दे दिया और आपने उसको पैसे दिए, आप उसने उसने सर्विस आपको प्रोवाइड की। तो ये है जी डिफरेंस दोनों में। फिर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपकी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके लिए लीगल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शर्त है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होंगे आपकी कंपनी को लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपनी के इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड साइडर्स भी हो सकते हैं जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो जाए। इनकी क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जी? ये अपॉइंट करते हैं ऑफिसर ऑफ द फर्म, ये जो सीईओ होते हैं इनकी हायरिंग करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट हो जाए तो शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट देते हैं डिविडेंड की शेप में। और कंपनीज के जो अफेयर्स हैं उनको देखते हैं, पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको देखते हैं। इनकी मीटिंग होती है साल में 3-4 मरतबा मीटिंग होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे पे किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास शेयर्स होते हैं कंपनी के। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैंने एक वीडियो लिंक भी लगाया यूट्यूब का, आप देखें, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इनको। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको ना प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइन। एक तो उनका एक्सपीरियंस भी होता है, ये खुद भी कंपनी की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, इसके अलावा कंपनी के मैनेजर्स को जो भी कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो ये प्रोवाइड करते हैं। फिर है जी सेकंड, लैंड लेजेंटिमेसी। ये कंपनी के ये ट्रस्ट वर्दी प्रोवाइड करते हैं, ट्रुथफुल प्रोवाइड करते हैं कंपनी की। एक तो ये लीगल स्टेटस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और कंपनी की क्रेडिबिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना हो तो लोग यही समझेंगे कि फेक है, तो होंगे तो ये एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं ये कंपनी। फिर हम लोग के पास बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं। बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स वो होते हैं जो एडवाइजर्स होते हैं, इनका लीगल स्टेटस नहीं होता है, लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन स्टिल आप रख सकते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिटायर हो जाएं, स्टिल आप उनकी सर्विस चाहिए हो तो आप उनको बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में ले आते हैं। फिर हम लोग के पास लेंडर एंड इन्वेस्टर है। लेंडर इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो तो ये लोग आप सबसे पहले आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले आप इनको अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक है, एमसीबी बैंक हम लोग की कंपनी का इन्वेस्टर बन गया, उनको पता है आपकी कंपनी क्या है और क्या प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, तो हर दफ़ा वो आपकी कंपनी में इजीली इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये अदर प्रोफेशन में आपके कंसल्टेंट भी आ जाते हैं, आपके वकील भी आ जाते हैं, जिस तरह की आपको सर्विस चाहिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे एक अगेन यूट्यूब का लिंक लगाया है टीम वर्क पे। अगर टीम वर्क हो तो क्या फ़ायदा है, टीम वर्क ना हो तो क्या फ़ायदा है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। एक छोटा सा चैप्टर था, बस इसमें बताया गया है जी कि टीम की इम्पोर्टेंस क्या है। टीम आपने बनानी है, जितनी जल्दी आप टीम बनाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अकेले कोई बिजनेस नहीं होता है, आपको टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। बस स्टार्टिंग में आपको कुछ काम खुद करने पड़ते हैं, बाकी आपको टीम हायर करनी पड़ती है। जब बिजनेस करना है आपने तो हमेशा याद रखें कि कुछ पैसे आपके पास कैश रिजर्व होना चाहिए अपने एम्प्लॉय को पे करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एकदम से प्रॉफिट नहीं मिलता है। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।